क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक से और फुल डिटेल में इस वाले चैप्टर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, याद रखना ये वाला जो चैप्टर है कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री। ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है आपके लिए वेरी 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 IMP चैप्टर है। क्योंकि ये वाला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, इसका यूज जो है वो काफ़ी बड़ा है। कैसे? क्योंकि आप अभी क्लास 10th में हो, क्लास 11th में जब आओगे तो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, 12th में आओगे तो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, और 12th के बाद जितनी भी आप आगे की क्लासों में आप पढ़ोगे, चाहे वो आपकी BSc हो, चाहे MSc हो, चाहे आप BTech करें, चाहे IIT करें, कोई सी भी संस्था में आप चले आएँ, BTech IIT YIT ये जो होती हैं उनमें भी ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी बड़ा यूज होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो आज हम सबसे पहले ये जो ट्रिग्नोमेट्री का नाम जो लिया गया है, पहले हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसको 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में। नंबर 1 जो भाग था हमारे पास, जो नंबर 1 जो भाग था वो था ट्री का मतलब क्या था? 3। नंबर 2 जो भाग था उसका मतलब था गॉन का मतलब क्या होता है मेरे पास? भुजा। नंबर 3 जो भाग था वो था मेट्रॉन का मतलब होता है मेरे पास माप। क्या होती है? माप। मतलब कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री है उस पूरे ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है उसका अर्थ जो निकलता है वो क्या निकलता है? 3 भुजा की माप। क्या निकलता है? 3 भुजा की माप। अब आप लोगों को ये वाली ट्रिगोनोमेट्री ये इसलिए समझ में नहीं आ रही है क्योंकि ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका? ग्रीक भाषा का। आप लोगों ने देखा भी हो कि काफ़ी ज़्यादा जो लेटर जो लिए जाते हैं वो ग्रीक भाषा से लिए जाते हैं। तो ये जो लेटर है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्री का मतलब 3, गोन का मतलब भुजा, मेट्रोन का मतलब माप, मतलब 3 भुजाओं की माप। अब आप लोग बोलोगे कि यार 3 भुजाओं की माप मतलब कुछ समस्या नहीं आया। ये तीन भुजाओं की जो माप है ये मतलब कुछ समस्या नहीं आया, मतलब क्या होता है मतलब 3 भुजाओं की माप। अब मैं आपको बताता हूँ दरअसल ये जो 3 भुजाओं की जो माप है वो है क्या। देखो एक दोस्त था B और एक दोस्त था कौन? A। हमने मान ली ये जो दोस्त थे 2 A और B, ये कहीं पर ऐसी जगह पर घूमने गए। कैसी जगह पर? जहाँ पर कोई बहुत ही लंबी मीनार हो। कैसी जगह पर घूमने गए? जहाँ पर कोई बहुत ही लंबी मीनार हो। दोनों दोस्त घूमने चले गए A और B। तो ये जब आ गए उस मीनार के पास, मान ली हमने ये हमारे पास मीनार है, ये हमारे पास क्या है? मीनार है। तो अब ये A और B सबसे आगे चल रहा था, तो सबसे पहले B ने देखा मीनार को। तो V ने जैसे ही मीनार को देखा तो सबसे पहले V की जो नज़र थी वो उसकी चोटी पर गई, मीनार की सबसे ऊंची चोटी पर। तो B बोला A से कि A दोस्त यार ये बता कि इस मीनार की जो चोटी की जो लंबाई है धरती से, कहाँ से? कि इस धरती से इस मीनार की जो चोटी की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी होगी? A बोला इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं कह सकता, इतनी ऊंची है, यदि हम स्केल लेकर जाएं तो हम पागल हो जाएंगे इसको नापते। तो B बोला तो भाई फिर इसकी मीनार की ऊंचाई जो है वो कैसी नापी जाएगी? A बोला भाई अभी तो हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है, पता ही नहीं कैसे नापी जाएगी। B ने बोला चलो छोड़ो। B ने बोला A से चलो छोड़ो हम घूमने चलते हैं। वो घूमने के लिए चले गए, लेकिन पर B का जो क्वेश्चन था वो बहुत ही अच्छा था। B ने जो क्वेश्चन किया था वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मीनार जो होती हैं, इतनी ऊंची जो मीनार जो होती हैं उनकी लंबाइयों को नापना बहुत ही हार्ड वर्क होता है। अब आप स्केल से नापोगे तो कब तक नापते रहोगे? नहीं नाप सकते ना। तो अब हमने क्या किया, मान लिया कि हमने इसकी जो आइस थी, इसकी आइस से हमने मीनार पर एक लंब डाला। मीनार पर क्या डाला? एक लंब डाला। तो आप देख सकते हो कि ये तो इसको हम नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं Q और इसको नाम दे देते हैं हम R बेसिकली ये एक बिंदु है जहाँ से इसने देखा था। R इसका नाम नहीं है, ये इसका नाम तो V था। अब आप देख सकते हो कि ये जो डायग्राम जो बना है वो एक समकोण त्रिभुज बन गया है। कौन सा त्रिभुज बन गया है? एक समकोण त्रिभुज बन गया है। तो V ने जो बोला था कि जो मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी। अब जरा देखो, यदि मैं इस वाली चीज़ को यदि मैं साफ कर दूं थोड़ी देर के लिए,
तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास जो डायग्राम बना है उसमें आप बता सकते हैं कि इसमें कितनी भुजाएं, 3। कितनी भुजाएं हैं इस डायग्राम में, 3। इसलिए इसने जो ट्रिग्नोमेट्री है जो उसका नाम क्या रखा है, ट्रिगोनोमेट्री, मतलब 3 भुजाओं की माप। अब जो ट्रिग्नोमेट्री जो है उसकी सहायता से हम ये जो मीनार जो है, कौन सी, ये जो मीनार जो थी, इस मीनार की हम बिना नापे, इस मीनार जो है इस मीनार की हम बिना नापे पूरी की पूरी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी कितनी नहीं होगी। और ये जो बिंदु आर है, मतलब कि जहाँ पर जो बी जो था वो खड़ा था, इस बी से हम इस मीनार की चोटी है हम वो भी आराम से ज्ञात कर सकते हैं। किससे, केवल ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उससे। अब आपको पता चल गई होगी कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसका यूज कितना बड़ा है। क्यों, क्योंकि देखो अब इतना बड़ा जब चैप्टर है कि जो मीनार की ऊंचाई बिना नापे बता रहा है, और जहाँ पर बी जो खड़ा था, बी से इसकी चोटी की जो बीच की जो दूरी है, इस दूरी को बिना नापे बता रहा है, तो ये चैप्टर वाकई में काफ़ी बड़ा चैप्टर होगा। आइए अब हम इस चैप्टर के बारे में आगे और डिटेल देखते हैं। क्या अब आप लोगों को पता तो चल गई कि ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका यूज कहाँ पर होता है, लेकिन पर कैसे होता है ये अब मैं आपको बताऊंगा, तो देखते रहना। देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, ये चैप्टर बेसिकली केवल और केवल एक त्रिभुज पर चलता है जिसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। किस पर चलता है, केवल समकोण त्रिभुज पर ही चलता है। हाँ बेसिकली हो सकता है कि कोई कोई से त्रिभुज जो बन जाते हैं जैसे कि समबाहु त्रिभुज बना देते हैं कभी कभी, लेकिन पर समबाहु त्रिभुज में भी हम जब ट्रिग्नोमेट्री अब यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको हम समकोण त्रिभुज में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि उसकी उस पर परपेंडिकुलर डाल दें, उसकी मध्यिका बना दें, तो हम उसको कैसे भी ना कैसे करके समकोण त्रिभुज में हमको उसको बनाना पड़ता है। तो अब मतलब कि हमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर काम करेगी, किसी और त्रिभुज पर काम नहीं करेगी। कर सकती है लेकिन पर बहुत ही कम कंडीशनों में। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है, अब देखो क्या करते हैं, मेरे पास एक ही समकोण त्रिभुज है, कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको नाम दे दिया हमने सी। अब आप लोग सोचोगे कि चलो यार अब ये तो हमको पता चली कि जो मीनार की जो ऊंचाई थी वो हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी ऊंचाई है। और एक बात और याद रखना, सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य चंद्रमा के बीच की दूरी, ये भी हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं और करते भी हैं। अब ये जो मेरे पास ए वी और ये मेरे पास जो सी है, ये मेरे पास देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की आपको खास बात पता होगी क्योंकि क्लास 9 में बता दिया जाता है, फिर भी मैं यहाँ पर बताता हूँ। समकोण त्रिभुज जो होता है इसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है वो मेरे पास क्या होती है, कर्ण। वो मेरे पास हमेशा कर्ण रहेगी, हमेशा हमेशा, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगी। अब मेरे पास एक एंगल, चलो हम मान लेते हैं इसको ए है, ये वाला जो एंगल है वो है मेरे पास वी है। एक एंगल मेरे पास ए है और एक एंगल मेरे पास जो है वो मेरे पास वी है। अब मैं एंगल ए के लिए बात करता हूँ, किसके लिए, एंगल ए के लिए। अब मैं जब एंगल ए के लिए जब बात कर रहा हूँ तो याद रखना बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किसके ऊपर है, जो भुजाओं की जो अनुपात जो होता है, जैसे कर्ण और लंब का अनुपात, कर्ण और आधार का अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात, इन अनुपातों के ऊपर चलती है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम इसके अनुपातों के बारे में पढ़ेंगे, जरा देखना। अब मैं केवल एंगल ए के लिए बात कर रहा हूँ, किसके लिए, एंगल ए के लिए। तो देखो एंगल ए मेरे पास ये रहा, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। तो अब मेरे पास जो एंगल ए है, मैं भी किसके लिए बात कर रहा हूँ, देखो एंगल ए के लिए बात कर रहा हूँ, एंगल बी के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एंगल ए के लिए देखो, एंगल ए के जो सामने वाली जो भुजा जो होगी, ये कौन सी, इसकी सामने वाली भुजा बी सी। तो ए के लिए, एंगल ए के लिए जो बी सी जो होगी वो मेरे पास होगी लंब, क्या होगी, लंब। इस वाले कंसेप्ट को जरा ध्यान से समझ लेना क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी में गलती करते हैं। ये जो मेरे पास जो एंगल ए है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो मेरे पास लंब, जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा लंब, और कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। और बची शेष भुजा वो मेरे पास आधार होती है, वो मेरे पास क्या होती है, आधार।
तो अब मैं एंगल ए के लिए बात करते हैं, किसके लिए, एंगल ए के लिए। तो देखो एंगल ए, इसके कुछ अनुपात हैं एंगल ए के लिए। एंगल ए के लिए साइन, आप लोग बोलोगे ये साइन क्या है, आप लोग बोलोगे ये साइन क्या है। साइन है क्या, साइन अभी आपके पास कॉस भी आएगा, टेन भी आएगा, कॉसेक भी आएगा। ये जो साइन जो है, साइन क्या करता है, यदि साइन का अभी कोई मतलब नहीं है, कब तक, जब तक कि इसके आगे कोई भी एंगल नहीं लगेगा। साइन क्या करता है, साइन किसी एंगल पर कोई ना कोई वैल्यू निकाल कर देता है। यदि साइन के पास कोई एंगल नहीं है तो साइन का कोई अस्तित्व नहीं होता, साइन का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो ये जो साइन जो है हमारे पास, अब इन भुजाओं के अनुपातों के आधार पर हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। किसके लिए, एंगल ए के लिए हम बात कर रहे हैं। एंगल ए के लिए साइन की जो वैल्यू जो होती है, किसकी, साइन के लिए मेरे पास ये जो देखो तीन भुजाएं, तीन भुजाओं में से लंब अपॉन कर्ण क्या होता है मेरे पास, लंब अपॉन कर्ण। इन दोनों जो भुजाओं का जो अनुपात है वो साइन ए के लिए लंब अपॉन कर्ण, किसके लिए, साइन ए के लिए क्या होगा मेरे पास, लंब अपॉन कर्ण। ऐसे ही एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए जो कॉस जो है, कॉस जो है साइन, वो एंगल ए के लिए कॉस जो है उसका मान देखो जरा क्या होगा, उसका मान होगा आधार अपॉन कर्ण। क्या होगा, आधार अपॉन कर्ण। अभी मैं इनको आपके लिए बता रहा हूँ, इतनी शॉर्ट में समझाऊंगा कि आप लोग तुरंत याद कर लो कि यहाँ साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है। लेकिन पर अभी मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। मेरे पास कॉस जो है वो जो होता है वो किसके बराबर होता है, आधार अपॉन कर्ण के, इसके होता है आधार अपॉन कर्ण के। अब ऐसे ही मेरे पास एंगल ए, मेरे पास ये बेसिकली वैसे तो मेरे पास 3 अनुपात होते थे, साइन कॉस और टेन, लेकिन पर अब 6 अनुपात वो कर दिए गए हैं। क्यों, क्योंकि साइन कॉस और जो टेन जो है उन्हीं से बने हुए हैं वो 3 अनुपात, कॉसेक, सेक और कॉट। लेकिन पर हमारे पास जो रियल जो थे, सबसे फर्स्ट जो थे वो साइन कॉस और टेन थे, उसके बाद आए थे हमारे पास कॉसेक, सेक और कॉट। तो देखो एंगल ए के लिए टेन की जो वैल्यू होती है, किसकी, टेन की, टेन की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास कितनी होती है, लंब अपॉन आधार। टेन की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, लंब अपॉन आधार। अब आप लोग सोचोगे कि यार ये क्या है, एंगल ए के लिए साइन बराबर लंब अपॉन कर्ण। जरा ध्यान सुनना, एंगल ए जो है, एंगल ए जो है, अब ये मेरे पास साइन है, साइन जो है मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि साइन का कोई अस्तित्व नहीं है। मान लो ऐसे साइन लिखा हुआ है तो इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। साइन क्या करता है, जैसे ही हमने इसके आगे कोई सा भी एंगल लगा दिया, हमने साइन के आगे कोई सा भी एंगल जैसे ही लगा दिया तो साइन कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल कर 100% दे देगा। साइन आपको कोई सी भी वैल्यू निकाल कर 100% दे देगा। तो उस वैल्यू का जो मान जो होगा वो क्या होगा, लंब अपॉन कर्ण के बराबर होगा। दोबारा सुनिए, साइन जो है, अभी साइन का कोई मतलब नहीं है, अभी साइन का कोई मतलब नहीं है। साइन के आगे यदि कोई सा यदि एंगल लग गया, मान लो मैंने अभी हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, अगर साइन के आगे एंगल ए लग गया तो साइन ए की जो वैल्यू जो होगी वो लंब अपॉन कर्ण के बराबर होगी। किसके बराबर, लंब अपॉन कर्ण के बराबर होगी। ऐसी अभी कॉस लिखा हुआ है तो इस कॉस का कोई मतलब नहीं है, जैसे ही मैंने कॉस के आगे ए लगा दिया तो कॉस ए की जो वैल्यू जो होगी वो आधार अपॉन कर्ण के बराबर होगी। ऐसी टेन जो है, टेन की अभी टेन लिखा हुआ है, अभी इसका कोई अर्थ नहीं है, जैसे ही मैंने टेन के आगे यदि ए लगा दिया तो टेन ए की जो वैल्यू जो होगी वो लंब अपॉन आधार के बराबर होगी। आप समझ में आई कि साइन क्या है, कॉस क्या है और टेन क्या है। यदि साइन अकेला है तो उसका कोई मतलब नहीं है, कॉस भी अकेला है तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। कब तक, जब तक मतलब नहीं है इनका कि इनके आगे जब तक कोई एंगल ना हो। साइन का कोई अस्तित्व नहीं होता जब तक इसके आगे कोई एंगल नहीं होगा। जैसे ही साइन के आगे एंगल ए आ गया तो साइन ए की जो वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, लंब अपॉन कर्ण के बराबर होगी। अब मेरे पास देखो 3 अनुपात तो ये हुए। अब इन्हीं 3 अनुपातों से व्युत्पन्न हुए थे हमारे 3 और अनुपात, जिसको हम बोलते हैं, एक तो अनुपात है मेरे पास कॉसेक, क्या है मेरे पास, कॉसेक। अब मैं इनके आगे देखो डायरेक्टली ए लगा देता हूँ। एक मेरे पास अनुपात है कॉसेक, क्या है मेरे पास,
कॉसेक। तो ये जो कॉसेक जो है ये बिल्कुल साइन के अपोजिट होता है, किसके, साइन के अपोजिट होता है, साइन का उल्टा होता है। कॉसेक ए की वैल्यू कितनी होगी, देखो साइन ए की वैल्यू लंब अपॉन कर्ण है, तो कॉसेक ए की वैल्यू कितनी होगी, कर्ण अपॉन लंब। कॉसेक ए की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, कर्ण अपॉन लंब। और कॉस ए का जो उल्टा है वो है मेरे पास सेक ए। कॉस ए का जो उल्टा जो है वो मेरे पास क्या है, सेक ए। अब सेक ए देखो कॉस ए बराबर आधार अपॉन कर्ण है, तो सेक ए बराबर कितना हुआ, कर्ण अपॉन आधार। कितना हुआ, कर्ण अपॉन आधार। ऐसी टेन ए का जो अपोजिट है वो है मेरे पास कॉट ए। तो कॉट की वैल्यू आप इसमें भी याद रख लें कि कॉसेक यदि अकेला है तो कॉसेक का कोई भी अर्थ नहीं है। यदि कॉसेक के आगे कोई भी एंगल आ गया, कॉसेक ए आ गया, तो कॉसेक ए की जो वैल्यू जो होगी वो कर्ण अपॉन लंब के बराबर होगी। अब कॉट ए जो है वो टेन का अपोजिट है। टेन मतलब टेन बराबर मेरे पास कितना, तो लंब अपॉन आधार, तो कॉट बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, आधार अपॉन लंब। कितना हो जाएगा मेरे पास, आधार अपॉन लंब। इन सारी चीज़ों को ज़रा ध्यान से देखना। साइन ए बराबर लंब अपॉन कर्ण, कॉस ए बराबर आधार अपॉन कर्ण, टेन ए बराबर लंब अपॉन आधार, कॉसेक ए बराबर कर्ण अपॉन लंब, सेक ए बराबर कर्ण अपॉन आधार, और कॉट ए बराबर आधार अपॉन लंब। बेसिकली इन तीनों को याद कर लिया जाए तो ये तीनों ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, क्योंकि साइन का अपोजिट कॉसेक और कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट है कि नहीं है। तो अब हम क्या करें, अब आप लोग बोलोगे कि ये तो हमको याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। सही बात है कि नहीं है, क्योंकि भाई साइन ए बराबर लंब अपॉन कर्ण, कॉस ए बराबर आधार अपॉन कर्ण, तो अब हम इनको कब तक याद करेंगे। बहुत ही इजी ट्रिक है, ज़रा देखना। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं हम साइन, यहाँ पर लिखते हैं हम कॉस, यहाँ पर लिखते हैं हम टेन। क्या लिखते हैं, साइन कॉस और टेन। यहाँ पर लिखते हैं हम क्या, कॉसेक, यहाँ पर लिखते हैं हम सेक, और यहाँ पर लिखते हैं हम कॉट। याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक है, सबसे बेस्ट ट्रिक। हम क्या करेंगे, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। अब आप लोग बोलोगे इनको भी याद कैसे करें, तो मैंने आपको बता दी सबसे पहले क्या क्या चीज़ आई थी, साइन कॉस और टेन आए थे, उनसे ही बने थे मेरे पास कॉसेक सेक और कॉट। तो साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। अब इसके ऊपर लिखना लाल, क्या लिखना, लाल, तो मतलब कि LAL लाल। नीचे लिखना कक्का, क्या लिखेंगे, कक्का, तो मतलब के और ए। क्या लिख दिया हमने, लाल अपॉन कक्का। अब मेरे पास जो कर्ण जो है इसको हम देखो के से दर्शा देते हैं, लंब जो है इसको हम एल से दर्शा देते हैं, आधार जो है इसको हम ए से प्रदर्शित कर देते हैं। अब जरा इन कंडीशनों में हम जरा साइन की वैल्यू निकालते हैं। देखो साइन की जो वैल्यू जो होगी वो मेरे पास कितनी होगी, लंब अपॉन कर्ण। याद रखना साइन की वैल्यू लंब अपॉन कर्ण, तो देखो लंब अपॉन कर्ण। कॉस की वैल्यू आधार अपॉन कर्ण, तो आधार अपॉन कर्ण। टेन की वैल्यू लंब अपॉन आधार, तो लंब अपॉन आधार। अब कॉसेक की वैल्यू आप बोलोगे कि कॉसेक की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखो कॉसेक बराबर कर्ण अपॉन लंब, सेक बराबर कर्ण अपॉन आधार, कॉट बराबर आधार अपॉन लंब। क्या होगा, कॉसेक बराबर कर्ण अपॉन लंब, सेक बराबर कर्ण अपॉन आधार, कॉट बराबर आधार अपॉन लंब। याद कर लेना। अब तो इससे तो आप आराम से याद कर सकते हो, ये तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि साइन ए बराबर लंब अपॉन कर्ण, ये तो आपको बहुत ही बड़ा लग रहा होगा। अब ये तो ईजी है, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। समझ में आई, साइन ए की वैल्यू लंब अपॉन कर्ण, कॉस ए की वैल्यू आधार अपॉन कर्ण, टेन ए की वैल्यू लंब अपॉन आधार। ये बेसिकली इनके उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। इनकी वैल्यू उल्टी कर दी जाए तो साइन का कॉसेक बन जाएगा, कॉस का सेक बन जाएगा और टेन का कॉट बन जाएगा। यहाँ तक बात आई हो समझ में, तो अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम इसका क्या क्या यूज है, कैसे कैसे उपयोग करेंगे और कैसे कैसे नहीं करेंगे। अब मैं आपको इससे पहले एक और बात बता दूं। देखो आप लोगों को ये तो पता चल गई कि साइन ए बराबर लंब अपॉन कर्ण, आप इससे आराम से याद कर सकते हो। अब यदि उसने एंगल बी की बात कर दी, तो किसकी, एंगल उसने यदि बी की बात कर दी, तो अभी तो हमने केवल एंगल ए के लिए बात की थी, देखो एंगल ए के लिए। अब उसने एंगल बी के लिए बात कर दी, तो देखो बस सिर्फ क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, मैंने आप लोगों को बताई थी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा एंगल बी के लिए। जरा देखो मेरे पास जो एंगल ए जो है, एंगल ए की जब हम बात कर रहे थे किसके लिए, एंगल ए के लिए, साइन का अनुपात, कॉस अनुपात, टेन अनुपात, इनके जो अनुपात जो थे वो हमारे पास आए थे लंब अपॉन कर्ण। मतलब कि
बी सी अपॉन और ए बी। अब आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर मेरे पास जब मैं एंगल ए के लिए बात कर रहा था तो ये मेरे पास क्या था, लंब था। ये जो मेरे पास जो बी सी जो थी वो मेरे पास क्या थी, लंब थी। और ए सी जो था वो मेरे पास क्या था, आधार था कि नहीं था, किसके लिए, एंगल ए के लिए। लेकिन पर जैसे ही मैं एंगल बी की बात करूँगा, किसकी, एंगल बी की। ज़्यादातर लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं, ध्यान सुनना। एंगल बी की यदि मैं बात करूँगा तो एंगल बी के जो सामने वाली जो भुजा होगी, कौन सी, एंगल बी के सामने वाली जो भुजा होगी वो मेरे पास कितनी होगी, लंब। वो मेरे पास कितनी होगी, लंब। मैंने आप लोगों को बता दिया है, याद रख लेना। जिस किसी भी एंगल की हम बात करेंगे, चाहे एंगल ए की बात करें चाहे एंगल बी की बात करें, यदि मैं एंगल ए की बात करूंगा तो इसके सामने वाली जो भुजा जो होगी वो हमेशा लंब। यदि मैं एंगल बी की बात करूंगा तो इसके सामने वाली जो भुजा जो होगी वो हमेशा लंब। समझ में आई कि नहीं आई। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगी, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण। और जिस भी एंगल की बात करें उस एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा लंब। एंगल बी की बात करें तो इसके सामने वाली भुजा ए सी लंब हो जाएगी, और एंगल ए की बात करें तो इसके सामने वाली भुजा जो बी सी है वो लंब हो जाएगी। अब मैं एंगल बी के लिए हमारे पास ए सी जो है वो लंब हो गई, और बची बी सी ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधार। समझ में आई कि नहीं आई। याद रख लेना, एंगल ए के सामने वाली भुजा हमेशा लंब, एंगल बी की बात करें तो एंगल बी के सामने वाली भुजा हमेशा लंब, और शेष जो भुजा जो बचती है वो हमारे पास आधार हो जाती है। अब इसके बाद अब हम इसके एक दो क्वेश्चन करते हैं, जो एक्सरसाइज जो है अब हम उस एक्सरसाइज को करेंगे। नेक्स्ट वाली जो वीडियो जो आएगी अब हम उस वाली वीडियो में इस वाली जो एक्सरसाइज के बारे में